हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द उद्यम एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी अभी बिजनेस स्टडी का सिलेबस स्टार्ट कराया ऑफ 12th क्लास, उसी तरीके से हम मैथ्स का भी सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ 12th क्लास। ये हम मैथ्स का सिलेबस पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कराएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैथ्स टफ है, लेकिन ये जो टफनेस है, ये जो मैथ्स की टफनेस है, ये बनाता कौन है? ये हम ही लोग बनाते हैं जो इसको समझते हैं कि ये टफ है। अगर हम सोचते हैं कि ये टफ है तो हमें टफ ही लगेगी, लेकिन अगर हम सोचें कि ये इंटरेस्टिंग है तो हमें इंटरेस्टिंग ही लगेगी। तो हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे मैथ्स को लेकर, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैथ्स का थोड़ा सा आपको 12th क्लास का ओवरव्यू दूं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का ओवरव्यू। जैसा कि 12th क्लास की जो मैथ्स है, उस मैथ्स के दो पार्ट हैं या फिर दो बुक हैं। जो फर्स्ट बुक है या फिर फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में कंटेन करते हैं ये सारे चैप्टर्स, और सेकंड पार्ट में कंटेन करते हैं ये सारे चैप्टर्स। दोनों की वेटेज पेपर में, दोनों की ही बुक की वेटेज इक्वल मार्क्स की है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 6 चैप्टर हैं, वैसे ही सेकंड पार्ट में हमारे पास 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर ऐसे ही ये सारे जो है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। वैसे तो हम स्टार्ट इनमें से किसी भी चैप्टर से कर सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स करें तो हमें साथ में डिटरमिनेंट्स भी करना पड़ेगा, और अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद अच्छा रहता है कि हम डिफरेंशिएशन करें, देन हम उसके बाद कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। कई बार जो है हमारे मन में या फिर बच्चों के मन में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर काफी खौफ होता है। वो इसलिए भी, या तो वो टीचर्स की वजह से होता है या फिर बच्चों की वजह से होता है। बच्चे टू बच्चे वो शेयर हो जाती है या फिर टीचर्स के थ्रू भी वो चीजें शेयर हो जाती हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 11th में पढ़ी हुई है, 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर बच्चे, किसी भी बच्चे ने अगर 11th में नहीं पढ़ी हुई या फिर स्किप की हुई है, तो ऐसा नहीं कि उसे 12th की ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी या फिर उसे डिफिकल्टीज होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। देखो, पहले हम ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो बना हुआ है, इसमें दो वर्ड है, एक ट्राई और एक गोन। इस ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक ट्राइंगल और दूसरी चीज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से कहने का मतलब है कि जो इसमें मेट्री है उसी का मतलब है ज्योमेट्री, मींस मेजरमेंट करना। उस मेजरमेंट को ही बोलते हैं ज्योमेट्री करना। अब जैसे ट्राइंगल में भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो होता है ट्राइंगल से। वो भी कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे 11th की ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद जो है 12th की ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी, 11th की ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम था वो एक्चुअल में था डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। और अब जो हम सीखेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स हमें मतलब समझ में आया। इनवर्स का मतलब बिल्कुल रिवर्स होना। रिवर्स का मतलब जैसे अगर मैंने x लिखा, x का मतलब ये x नहीं है, इसका मतलब है ये x/1, और अगर हम इसका रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो x का जो इनवर्स है वो क्या हुआ? 1/x। तो इनवर्स या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस x का अगर मैं इनवर्स निकालूं तो इस इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर -1, जिसका मतलब यही होता है 1/x। तो इनवर्स अगर मुझे किसी के लिए भी दिखाना हो तो उसके ऊपर अगर मैं -1 लिख दूं तो इसका मतलब वो उसी चीज का इनवर्स हो गया। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अच्छा, एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने नाम 10th में सीखे थे, जो 11th में सीखे हैं, वही नाम है जैसे हमने सीखा हुआ है। जैसे साइन हमें पता है, इसमें एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। इनके रिवर्स भी हमने सीखे हुए। जैसे साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक। और टेन का रिवर्स क्या होता है? कॉट। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी चेंज होती है किसी भी लेवल पे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल हो, एकेडमिक लेवल हो, कभी भी चेंज होती है। फंक्शन यही रहते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमेशा यही रहते हैं। और हमने इसके अलावा जो 11th में सीखे थे वो इनके एंगल्स भी सीखे थे, मतलब जो इनके थीटास थे वो एंगल्स के प्रेजेंट में भी सीखे, एंगल के रिप्रेजेंट में भी सीखे थे। जैसे अगर
जैसे हमने ऐसे सीखे थे, अगर हमें ये दिया हो साइन और इसके साथ कोई ना कोई इसका थीटा लिखा हुआ था, कोई ना कोई इसका एंगल लिखा हुआ था, जैसे हमने लिखा साइन π/3, तो हम ये निकालते थे कि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है। साइन π/3 का मतलब ये 60 होता है, इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये तो हम सबको पता है कि पाई को हम π/3 का मतलब कौन सा एंगल होता है। अगर देखो जैसे अगर पाई हमें पता है कि पाई का मतलब कितना होता है 180, हमने पहले से डिग्री में पढ़ी हुई थी और 11th क्लास में पाई वगैरह में पढ़े हुए हैं, रेडियन में भी पढ़े हुए हैं। तो 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 60। इसका मतलब जो 60 की अपनी जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में हम उसे क्या लिख सकते हैं π/3। तो इस तरीके से हम एंगल रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जैसे 11th में ये चीजें सीखी थी कि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ऐसी 10 π/4 की वैल्यू मींस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस तरीके से हमने वैल्यू निकालने सीखी थी। ये जो हमने वैल्यू निकालना सीखा था ये होता है एंगल से वैल्यू पे जाना। जो हमने 11th में सीखा उसका मतलब है कि हम एंगल से किस पे जाते हैं वैल्यू पर जाते हैं, और जो हम 12th में सीखेंगे वो इसका रिवर्स सीखेंगे। अब हमें कैसे निकालना है, वैल्यू से एंगल पर जाना है। हमें वैल्यू दी होगी और वैल्यू से हमें जाना है एंगल पर। जैसे अब हमें ये लिखा हुआ साइन, अब हमें पता है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर -1 लिखा, दैट डिनोट्स इनवर्स, साइन इनवर्स। अब यहां पर जो इसके साथ लिखा होगा वो इसके साथ क्या होगी वैल्यू। वैल्यू जैसे मैंने लिखी, ये लिखा मैंने वापस 1। अब हमें इसमें सोचना कैसे है, इसमें हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है। अब साइन की वैल्यू हमें एंगल इसके लिए सारे के सारे एक्यूरेटली याद होने चाहिए। जैसे हमें पता है साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है π/2। अब मैं समझ रहा हूं या फिर मान रहा हूं कि आपको एंगल याद है, अगर नहीं भी याद तो आपको एंगल और वैल्यू वो याद होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है π/2, वैसे अगर मैं लिखूंगी tan लिखा, इनवर्स लिखा और यहां पे लिखा 1/√3, सेम वही हम ये सोचेंगे tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पर होती है, वो कितने पे होती है 30 पे, और 30 को हम क्या लिखते हैं π/6। सेम ऐसी जैसे मैंने लिखा cos में हम लिख लेते हैं 1/√2। फिर हमें वही देखना है कि cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है π/4। तो इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे कि बस हमें इसमें ये देखना था कि इनवर्स के लिए कि साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है, tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पर होती है, cos की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पर होती है। ऐसे ही सभी फंक्शन में जितने भी साइन cos tan cosec sec cot सभी में हमें ऐसे ही सोचना है जैसे हमने इसमें सोचा। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, वो भी स्टार्टिंग से। अब बेसिक कंसेप्ट में जैसे फर्स्ट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे अगर अभी जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर यहाँ पे साइन और यहाँ पर कोई भी एंगल लिखा हो, अब एंगल को हम कोई भी वेरिएबल भी लेते हैं। जैसे अगर साइन x लिखा है, फिर हमने इसकी कोई वैल्यू निकाली थी, तो जैसे हमने लेट करिए कि साइन x की वैल्यू कोई y है। अगर कोई भी चीज अगर हमारे पास ऐसे लिखी है तो इसमें से हम इस साइन को इधर लेके जा सकते हैं। जैसे ये साइन इस साइड शिफ्ट होता है, जैसे इक्वल टू में क्या होता है, अगर प्लस इधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस ऐसे शिफ्ट हो जाती है। वैसे अगर हम साइन को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये अल्टीमेटली अपने आप ये फंक्शन जो है इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स y। मीन्स वही है, जैसे अगर मैं ये सोचूं कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में, और हमें पता है कि डिवाइड को अगर हम ऊपर लेके आए तो पावर किस में हो जाती है माइनस में। सेम ऐसे ही इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। अब किसी भी फंक्शन को जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा cos x इक्वल्स टू y, अब अगर मैं cos को इधर लेके जाऊं तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में चेंज जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स y। और कुछ लिखा हो, अगर इधर इनवर्स में फंक्शन लिखा हो, जैसे मैंने लिखा tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू y। अगर सिंपल लिखा हो तो सिंपल इधर जाके किस में हो जाता है इनवर्स में हो जाता है। वैसे अगर इनवर्स में कोई चीज लिखी हो तो इनवर्स में इधर जाके वो चीज सिंपल में हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan y। ये था फर्स्ट कंसेप्ट। ऐसे ही सेकंड, अगर हमारे पास एक डायरेक्ट की टर्म लिखी हो और एक जो है इनवर्स की टर्म लिखी हो, जैसे अगर ये लिखा हो साइन इनटू में साइन इनवर्स और यहां पे कोई भी इसका थीटा लिखा हो। अब इसमें हमारे पास तीन टर्म है, एक साइन इनवर्स एक्स। इस साइन पूरे का जो थीटा है वो है साइन इनवर्स एक्स।
ये जो अंदर साइन इनवर्स लिखा है इसका थीटा क्या है, एक्स। अगर कोई भी सेम टर्म हो और कोई सिंपल में हो और उसके साथ एक टर्म इनवर्स में हो तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। कैंसिल आउट होने के बाद फिर सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स। ऐसा होता है इसलिए कि हमें पता है कि साइन इनवर्स अगर हम लॉजिकली देखना चाहें, साइन इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे साइन लिखा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin। तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमें इसे काट के शो नहीं करना, सिर्फ डायरेक्टली हमें पता है कि साइन से साइन, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो भी आपका एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो बच जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई सी भी टर्म हो, चाहे इनवर्स वाली वैल्यू अंदर हो या इनवर्स वाली वैल्यू बाहर हो, ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, एक सिंपल होना चाहिए और दूसरा जो है इनवर्स में होना चाहिए। अगर ये लिखें, जैसे मैंने लिखा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो यहां से क्या, एक सिंपल एक इनवर्स, तो कॉस से कॉस क्या, तो बचा क्या, थीटा। ऐसे में लिख सकता हूं, जैसे मैं लिखा 10 इंटू में tan इनवर्स x प्लस वाई, कुछ बड़ी टर्म लिख दी। तो यहां पे भी सेम वही ट्रीटमेंट, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या, x प्लस वाई। लेकिन अभी ये पूरी नॉलेज नहीं है, अभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अभी हम बेसिक लेवल पे हम सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ पे cos इनवर्स है और यहाँ पे cos है तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो थीटा आ जाएगा, थीटा ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैंसिल की भी एक रेंज होती है। अगर ये जितने भी फंक्शन है, साइन कोस टैन कॉट, जितने भी फंक्शन है, अगर वो थीटा अगर इसकी रेंज के अंदर है, इसकी रेंज के अंदर होगा, तब तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। अदरवाइज ये थीटा जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। थीटा मीन्स ये cos इनवर्स और cos जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। आप देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर हमारे पास कोई भी इनवर्स का फंक्शन लिखा हो और हमने सीखा था अभी, जैसे इसमें कोई भी अगर वैल्यू लिखी हो, वैल्यू जैसे अगर मैंने लिखी यहाँ पे 1/2, तो हमें पता है कि साइन, हम इसको ऐसे सोचते हैं, साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, और हमें पता है ये किस पे होती है, π/6 पर। ये तो हमने सीखा है कि अगर एंगल पॉजिटिव हो तो हम डायरेक्टली ऐसा कर लेंगे, लेकिन अगर एंगल नेगेटिव हो जाए तब कैसे करें। अगर यहाँ पे ये चीज ऐसे लिखी हो, साइन इनवर्स -1/2, अब ये देखें कि अगर माइनस का एंगल हो जाए तब कैसे सोल्व करें इसे। तब ये ऐसे सोल्व तो हो नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है या ये जो तरीका है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब ये थीटा जो है ये पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो हम ऐसे ही सोच लेंगे कि साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि साइन की वैल्यू -1/2 कौन से एंगल पे होती है, हमें ये बिल्कुल नहीं पता। तो पहले क्या करेंगे, पहले हमें इसकी वैल्यू सोल्व करने के लिए पहले इस माइनस को रिमूव करना पड़ेगा, और माइनस को रिमूव करने के जो तरीके होते हैं वो मैं भी बताता हूं। जैसे अगर साइन में अगर कोई एंगल माइनस में लिखा हो, जैसे मैंने लिखा साइन माइनस थीटा, या कुछ भी यहाँ पे एक्स वाई जेड हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन में क्या होता है, साइन के अंदर अगर थीटा माइनस में, तो साइन ये करता है, साइन इस माइनस को आगे ट्रांसफर कर देता है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ऐसे ही जैसे साइन करता है, सेम ऐसे इसका जो रिवर्स होता है वो भी ऐसे ही करता है। अगर उसमें अगर ये लिखा हो कॉसेक का कोई भी एंगल अगर माइनस में हो, तो सबसे पहले कॉसेक क्या करता है, कॉसेक के अगर अंदर माइनस है तो उस माइनस को हटाने के लिए कॉसेक उस माइनस को आगे ट्रांसफर कर देता है, तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। सेम टेन में भी ऐसे होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस एक्स माइनस वाई, कुछ भी लिखा हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो ये भी माइनस को हटाने के लिए करता है, माइनस को आगे ट्रांसफर कर देता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। इन तीन में सेम ट्रीटमेंट होती है, और बाकी जो तीन फंक्शन बचे उन तीनों में सेम ट्रीटमेंट होती है। जैसे हमें पता है कि कॉसेक या कॉस के साथ अगर माइनस में कोई भी एंगल हो, वैसे हमने 11वीं क्लास में जो सीखा था ना उसमें हमने ये देखा था कि अगर कॉस में अगर कोई एंगल अगर माइनस में, ये इनवर्स वाला नहीं सिंपल वाला है, सिंपल वाले में हमने ये सीखा था कि कॉस के अंदर अगर एंगल माइनस में है तो कॉस क्या करता है, इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हो जाता है कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन में होता है तो हमने पहले भी सीखा था कि साइन में क्या होता है, ये माइनस को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये चीज हमने यहां पे भी एप्लीकेबल की है। लेकिन इस इनवर्स वाले में जो माइनस थीटा होता है ना, ये ऐसे रिमूव नहीं होता कि माइनस इसको प्लस में चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कॉस खुद को प्लस में बनाने के लिए या फिर इस माइनस को हटाने के लिए कॉस खुद को पाई में से माइनस कर देता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कॉस है इस माइनस को हटाने के लिए क्या करता है, खुद को पाई में से माइनस कर देता है। सेम ऐसे इसके रिवर्स में भी ऐसे होता है। अगर हम बात करें सेक की तो सेक इनवर्स माइनस थीटा लिखा होगा, तब भी ऐसे होगा। अगर माइनस में एंगल है तो सेक भी सेम यही करता है, खुद को पाई में से माइनस कर देता है। ऐसे लास्ट वन
उसका भी सेम ऐसे होता है, अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा लिखा हो तो वो भी यही करता है कि खुद को पाई में से माइनस कर देता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इन तीनों की ट्रीटमेंट, लास्ट 3 की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है और फर्स्ट 3 की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एंगल अगर प्लस में है तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, और अगर माइनस में तो उस माइनस को हटाना पड़ेगा। उस माइनस को हटाने के दो तरीके होते हैं, एक तो माइनस ऐसे हटा सकते हैं और एक माइनस हम ऐसे हटा सकते हैं। जैसे वो माइनस हटेगा तब डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स व्हाटएवर वी हैव डन। जैसे अगर मैं ये लिखूं, आपसे डायरेक्टली ये पूछा होगा कि क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो भी फंक्शन लिखा होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे करके कुछ लिखा होगा। जैसे अगर ये लिखा हो, क्वेश्चन ये हो कि साइन इनवर्स और ये लिखो 1/2, आपसे सिर्फ ये बोला होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली हमें सिर्फ इसका आंसर चाहिए। तो इट मीन सिर्फ वैसे सोचना कि साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, π/6। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। ऐसे अगर ये लिखा हो, जैसे मैं लिखा cos इनवर्स -1/2। अब प्लस में तो कोई बात नहीं, प्लस का तो सबका एक जैसा ट्रीटमेंट है, लेकिन माइनस में हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि माइनस को पहले हटाना है। अब वो देखना पड़ेगा कि माइनस किस किस में कैसे हटता है, वो ध्यान रखना है। जैसे इसमें माइनस है कॉस के अंदर, कॉस क्या करता है, कॉस खुद को अपने आप को पाई में से माइनस कर देता है। तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे लिखा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये सारी वैल्यू प्लस में आ गई। अब ये वैसे ही जैसे प्लस वाला फंक्शन था, अब हम इसमें वही सोचेंगे कि कॉस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है। जैसे मैंने लिखा पाई और कॉस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, π/3। फिर इसका एलसीएम वगैरह लेके हम इसे सोल्व करेंगे। जैसे मैं पता 3π और ये -π, एलसीएम लेंगे तो उसका 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 3π -π और ये हो जाएगा 2π/3। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने भी 2.1 के सारे क्वेश्चन इजीली आपके हो जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, वो भी 13 में, वो भी इसीलिए क्योंकि उसमें ब्रांच की जरूरत है, उसकी रेंज की जरूरत है। वो हम जब ऐसे ही हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे हम वहां पे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रेंज कैसे कैसे चेक करते हैं। तो बाकी सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो 2.1 के, सिर्फ एक क्वेश्चन में शायद डाउट आ सकता है। इफ यू फील एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट अस, वी विल श्योरली सोल्व योर प्रॉब्लम्स। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की जो कंसेप्ट है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। इफ यू फील दैट दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू और many more students, so please keep sharing with those who actually need, so that please keep subscribing our channel so that you can get our upcoming videos. Thank you so much.